घोटकी से होकर आया हूँ और वहाँ भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा ना सिर्फ रिजल्ट्स हम देंगे, मगर जो काम हमने वहाँ शुरू किया उस पे भी मैं बहुत आई एम वेरी सेटिस्फाइड। एक दो चीज़ों से, एक जो हमने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सरसों के साथ पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किया, जिससे हम औरतें को बिला सूद कर्जे देते, और वो ऐसे इलाका में आपको मालूम है कि घोटकी को एक ट्राइबल इलाका कहा जाता है। उसके बाद हमारे घोटकी के जो ख़वातीन हैं उनको भी मुआशी तौर पे बिला सूद कर्ज़े के थ्रू उन्होंने अपने कारोबार शुरू किया है, वो अपने पाँव पे खड़े हो रही हैं। तो उस इनिशिएटिव का मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिशिएटिव। एंड साथ साथ जो हमारा सैलाब मुतासरीन के लिए पक्का घर दिलवाना और उनको मालिकाना हुकूक दिलवाना, जो अपना ज़मीन अपना मकान का मंसूबा हमने हुकूमत के आखिरी दिनों में शुरू किए थे, मेरा ख्याल में लड़काना से शुरू किए, और घोटकी का भी एक फंक्शन में पे मैं खुद गया था। और ये भी एक बहुत ही बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है कि वो गरीब तरीन ख़ानदान जो कभी अपने ख्वाब में भी एक अपना पक्का घर होने का नहीं सोच सकते थे, ना सिर्फ उनको अपना पक्का घर मिल रहा है मगर मालिकाना हुकूक मिल रहा है, उस पे भी मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिशिएटिव। हाँ, जब से हमारा हुकूमत चला गया है थोड़ा सा वो अब जिस तेज़ी के साथ चलना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो मालिकाना हुकूक है उसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर इंशाअल्लाह ताला फरवरी के बाद हमारा हुकूमत वापस आएगा और वो इनिशिएटिव भी हम मुकम्मल करेंगे। और हमने यहाँ काफ़ी कुछ सीखा है, चाहे वो हमारा सखर का NICVD हो, SIUT हो, अब जो भी तालीमी या सेहत के इदारे हमने इधर खड़े किए हैं, सोशल सेक्टर के मंसूबे जिसके मैंने अभी ज़िक्र किया, ना सिर्फ घोटकी में मगर सिंध भर में हमने ये इनिशिएटिव शुरू किए हैं। और इसी इनिशिएटिव से सीख के हमने अपने पार्टी का मंशूर तैयार किया। हमारा एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे 10 नुकात सामने रखे हैं जो अब ये हमारा ख्वाब है कि आगे जाके जब अल्लाह ताला हमें मौका देगा कि हम ये पूरा पाकिस्तान में इस किस्म का कार्य करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसले हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है, और हम चाह रहे थे कि हमारा इलेक्शन में हम ऐसे प्लान लेकर आए ताकि जब हुकूमत बने तो हम पहले दिन से ही गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मनसूबाबंदी हो, तैयारी हो कि डे 1 से हम आगाज़ करें, शुरू करें। और उसमें काफ़ी सिंपल हमारा एम्स है। सबसे पहले हम तनख्वाहों में इजाफ़ा चाहते हैं। हमारा गोल है कि 5 साल के बाद रियल इनकम में हर पाकिस्तानी को ये महसूस हो कि उनका तनख्वाह डबल हो चुका है। दूसरा जो हमारा ख्वाहिश है कि हम बिजली के लिए या कम कीमत पे, और जो लोग गरीब तरीन लोग हैं जो हमारा कैटेगरी में आ जाएंगे उनके लिए हम मुफ्त बिजली देना चाहते हैं। ये भी हम सिर्फ नारा नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास पूरा मनसूबा बंदी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएंगे जिससे हम सोलर से, विंड से बिजली पैदा करेंगे, और वहाँ के रहने वालों को, मुकामी लोगों को, ना कि हम इतना बड़ा बिजली घर बनाएं और फिर सिर्फ फैसलाबाद को बिजली दें। हमने इधर मुकामी लोगों को कम कीमत पे बिजली पहुंचाना है। जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए हमने सोलर एनर्जी के थ्रू हम सोलर का जो पैनल्स है उनको देंगे ताकि 200 यूनिट 300 यूनिट तक उनका मुफ्त बिजली हो सोलर पैनलिंग के थ्रू। और हम कार्बन क्रेडिट्स का जो फैसिलिटी है जिससे हमने $20 मिलियन कार्बन क्रेडिट सिर्फ मैंग्रोव्स प्लांट करते हुए थट्टा में हमने $20 मिलियन सिंध के लिए कमाए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये सोलर जो हमारा इनिशिएटिव है 300 यूनिट्स का जो बिजली हम फ्री देंगे, इससे हम
कार्बन क्रेडिट्स भी कमाएंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और इसके साथ साथ तालीम का जो वादा हमारे आइन में है 25A के मुताबिक, उस आइनी वादा हमने पूरा करना है। सेहत के शोबे में हमने करके दिखाया है इंशाअल्लाह ताला। हम हर सूबा में, जैसे हमने सिंध में इसी सखर में मुफ्त सेहत के इदारे खड़े किए हैं, आलमी स्टैंडर्ड्स के इदारे खड़े किए हैं, जो कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से पंजाब में, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में और सिंध के वो अजला जहाँ हम आज अभी तक नहीं पहुँच सके, वहाँ हम मुफ्त सेहत के इदारे खड़ा करना चाहते हैं। जो ये अपना ज़मीन अपना मकान मंसूबा है, जिसे हमने यहाँ सिंध में 20 लाख घर का शुरुआत किया है, वो तो सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए है। हमारे पास प्लान है पूरा पाकिस्तान में गरीब तरीन लोगों के लिए हम 30 लाख घर बनाना चाह रहे हैं, उसी मॉडल के मुताबिक जो हमारे लिए इधर सिंध में कामयाबी के साथ चलता आ रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हम वैसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा चाहते हैं, और हम वो तमाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो फ़ीचर्स है, जो किसी न किसी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वसीला हक़, वसीला रोज़गार, वसीला तालीम, वसीला सेहत, इंशाअल्लाह ताला हमारा इरादा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ हमने इजाफा लेकर आना है, जो लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको हकीकी मानों में उस पर हम अमल दरामद करना चाहते हैं। किसानों के लिए, अपने हारी के लिए हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली उनको फ़ायदा पहुंचाएं। हमने खुद महसूस हुआ कि सैलाब के दिनों में जब हमने छोटे किसान को, हारी को मदद पहुंचाना था, तो हमारे लिए मुश्किलात का सामना था कि हम डायरेक्टली उनको, अगर हमने बीज खरीद के देना है या कोई भी फैसिलिटी देना है टारगेटेड, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। हमने तो फिर ज़मींदारों को पैसा दे के आगे उनको पहुंचाना पड़ा। मैं चाहता हूं कि हम अपने छोटे किसान को, अपने हारी को पूरी तरीके से रजिस्टर करवाएं, सबके लिए हारी कार्ड हम इनको दे, ताकि जो भी हमारे सब्सिडीज़ है, जो भी हमारा फैसिलिटीज़ हम पहुंचाना चाहते हैं, हम डायरेक्टली अपने हारी की जेब में वो पैसा दिलवाए। इसके थ्रू फिर इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो सीड का सब्सिडी हो, चाहे मैं तो चाहता हूं कि हम एक क्रॉप इंश्योरेंस गरीबों के लिए, इसलिए मौसमी तब्दीली की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम डायरेक्टली हारी को मदद पहुँचाएँगे। मज़दूर कार्ड पे भी हमने यहाँ सिंध में बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के नाम पे एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसी प्रोजेक्ट को हमने एक्सपैंड करना है, उसका दायरा को हमने एक्सपैंड करना है और इंश्योर करना है कि चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट्स हो, ये जो तमाम बेनिफिट्स हैं जो लेबर का हक़ है, वो तमाम मज़दूरों को मिले, चाहे वो ज़राए मज़दूर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में काम करे, चाहे वो मेरे मीडिया में काम करे, जहाँ जहाँ किसी के घर पे काम करे, किसी दुकान पे काम करे, हम चाहेंगे कि बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू हम उनके हक़ दिलवा दें। हमने इधर सिंध में वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। कोई भी सईद गनी साहब से पूरा उसका डिटेल्स ले सकते हैं। उसको हम एक्सपैंड करके नेशन वाइड उस मंसूबा को हमारा इरादा है कि हम उनको लेके जाएंगे। अपने नौजवानों के लिए हम अपना यूथ सेंटर्स कायम करना चाहते हैं। जब वो बेरोज़गार है, पहले साल हम उनको 1 साल के लिए माली मदद भी पहुंचाना चाह रहे हैं। और आखिर जो हमारा भूख मिटाव का प्रोग्राम है, जो मेरा पहला मंशूर में भी 2018 का इलेक्शन के मंशूर में मौजूद था, मगर हमें वो मौका नहीं मिला, अल्लाह ताला हमें मौका देगा। तो हमारा 10वीं पॉइंट 10th पॉइंट ये है कि हम भूख मिटाव प्रोग्राम को अमल दरामद हकीकी शक्ल में इंशाअल्लाह ताला उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नज़रिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम हमारे साथ देते हैं तो हम ये तमाम वादे पे अमल दरामद करके
बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला डट के करेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आज इस मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कंडक्ट करेगा। जान जी और कागजात नामजदगी छीन के भागे जा रहे हैं, तो सर थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा। आई थिंक नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, या तहरीक इंसाफ के लोग कागजात नामजदगी छीन के भाग रहे हैं? देखो, जहाँ तक कागजात जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते, और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। लाल साहब, आप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि मैं जैसे इख्तियार में आऊँगा 17 वजारतें ख़त्म कर दूँगा। उसके साथ आपने जो कल एजेंडा जो दिया आपने 10 मुकाती सर, वो आवाम को समझ तो आ रहा है कि आप इसको अपना मंशूर बनाएंगे ताकि आवाम के लिए? यही मेरा मंशूर, बिल्कुल मेरा मंशूर है। मेरा मंशूर के 2 हिस्से होंगे। एक हमारा शॉर्ट जो 10 वादे हैं, और दूसरा हमारा पूरा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, जो इंतखामी मंशूर है। वो दोनों आवाम के सामने, एक तो मैंने एक किस्म के पेश किया है, दूसरा भी हम आपके सामने रखेंगे। हम ना सिर्फ ये बात में तो करना चाह रहे हैं, हम ना सिर्फ बातें करते हैं, हम उन बातें पे अमल दरामद करते हैं। कायदे अवाम ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की। सदर ज़रदारी ने सदर होते हुए वो काम कर दिए थे 18वीं तरमीम से लेके, मैं बहुत गिनवा सकता हूँ आपके लिए, जो हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 30 साल की जदोजहद थी उस पे उन्होंने अमल दरामद की। मैं जानता हूँ कि हमारा जो मंसूबा है वो अवाम दोस्त है, वो गरीब दोस्त है। इस मुल्क में अशराफिया के काफ़ी इंटरेस्ट ग्रुप्स है, वो तो हमारा इस मंसूबे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू करवा देंगे। आप ही के चैनल्स पे इसके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ज़रूर अपने मालिकान को बताएं कि अगर हुकूमतें अरबों रुपया हम एड्स में खर्च कर सकते हैं तो ज़रूर हमें पैसा मिलेगा गरीबों पे खर्च करने के लिए, मज़दूरों पे खर्च करने के लिए, किसानों और नौजवानों पे खर्च करने के लिए। मैंने जो 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात की थी, दैट इज़ वन ऑफ 3 or 4 एवेन्यूज़ जिससे इंशाअल्लाह ताला में रिसोर्स एलोकेशन के लिए जो हमने जगह बनाया है। हमने हवाई बातें नहीं की। वो 17 मिनिस्ट्रीज़ जो है वफाक में आज तक वो मिनिस्ट्रीज़ चल रही हैं, जबकि 18वीं तरमीम कब से पास हुआ और 2015 तक डेवोल्यूशन होना था। 2015 में सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्थ सेक्टर का डेवोल्यूशन हुआ है, और वो भी आपको मालूम है कि कैसे उन्होंने हमसे NICVD छीनने की कोशिश की। मैं तमाम जो 17 मिनिस्ट्रीज़ है उनको बंद कर दूंगा। 300 अरब सालाना उन 17 मिनिस्ट्रीज़, वफाकी मिनिस्ट्रीज़ पे खर्च होते हैं, बिला वजह खर्च होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मिनिस्ट्रीज़ को डिवॉल्व करके वो पैसा इस्तेमाल करूँगा जो सब्सिडीज़ इस मुल्क में अशराफिया को हम देते हैं, एनर्जी कंपनीज़ को देते हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को देते हैं। आपको मालूम कितना सब्सिडी सालाना आप देते हो, आपका टैक्स डॉलर्स देते हैं? 1500 अरब रुपीज़ एवरी ईयर। अगर अशराफिया के बजाय, फर्टिलाइज़र कंपनी के बजाय वो पैसा डायरेक्टली किसान को जाए, डायरेक्टली उन लोगों को जाए जिनको सहूलत मिलना चाहिए, गरीब लोगों को वो डायरेक्टली वो सहूलत मिले, तो मैं समझता हूँ हम पैसा भी बचा सकते हैं और ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं। साथ साथ जहाँ तक मौसमी तब्दीली की बात है, वहाँ कार्बन क्रेडिट्स को हमने मैंग्रोव्स की सिलसिले में कामयाब करवाया। लॉस और डैमेज फ़ंड के लिए हमने मेहनत की। फॉरेन मिनिस्ट्री जब मेरे पास था तो हमने पूरी दुनिया में ये जद्दोजहद करवाया और एक
क्लाइमेट के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से बैरून मुल्क से मैं पैसा इकट्ठा करूँगा, ताकि वो जो मौसमी तब्दीली के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, हमने अपने क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इरिगेशन का निज़ाम नया खड़ा करना है, छोटे डैम्स बनाने हैं, हमारा एग्रीकल्चर को शॉक रेजिस्टेंस बनाना है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो। ये तमाम चीज़ें के लिए मेरे पास फंडिंग का प्लान है, मेरे पास आगे जाके रोड मैप का प्लान है। हम हवाई बातें नहीं करते, इंशाअल्लाह ताला ये काम हम करके दिखाएंगे। किसका? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। बहुत अफसोस की बात है कि पिछली बार जब मैं आपके पास आया था मैंने ताज़ियत भी किया था, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसाफ या जो मुतालबात है ख़ानदान के आपके, उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतरे हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा भी करते हैं हमारा इंटरिम गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर साहब से, आईजी साहब से, कि वो इस केस में जो कि पूरा पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर के सिंध के लिए, हमारा मीडिया की कम्युनिटी के लिए एक बहुत अहम केस है कि हमें इंसाफ चाहिए, ताकि हम अपना अवाम को, अपना लोगों को कह सके कि जब इतना बड़ा हादसा होता है तो हम इंसाफ करते हैं। और मेरा पूरा उम्मीद है, चीफ जस्टिस में कहने वाला था, चीफ मिनिस्टर, हमारा इंटरिम चीफ मिनिस्टर पे, कि वो ज़रूर इस इशू पे पर्सनल दिलचस्पी लेगा और अपना टीम से हिसाब और मांगेगा कि हमें इस केस में इंसाफ चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ आपने अपनी तकरीर में तख्ते लाहौर जो दावा करते हैं उन्हें ललकारा। शाम में खबर आती है कि एक अननोन पर्सन ने आपके खिलाफ एतराज़ दाखिल कर दिया, और एतराज़ ये था कि आप 2 जमातों के मेंबर हैं। वो एतराज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या एतराज़ कबूल करने के लिए आप एक पार्टी की रुकनीत छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं दूसरा मैं एक और सवाल ऐड कर दूँ कि माजी में आपके सियासतदानों के साथ जो आपके शाह साहब 2 साल जेल में रहे, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सीनियर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया, क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? जहाँ तक तख्ते लाहौर की बात है, मैंने ये फ़ैसला किया कि हमने ख़ुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ़ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो 4थी दफ़ा मुसल्लत किया जाए, या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाहौर में ही जन्म लिया था इस जमात ने, और हमारा ज़िम्मेदारी है जो लाहौर के गरीब अवाम हैं, जो उनके मज़दूर है, जो उनके अक़लियत है, जो उनके पूरा का पूरा जो उनका तबका है जो लावारिस है इस वक्त, उनका आवाज़ बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी। हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के भी दिखाएगी। जहाँ तक 2 जमातों की बात है, ये बिल्कुल मैं 2 जमातों का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 पीस जब से 19 साल का था, तो इसी जमात के साथ जब से मैं चेयरमैन बना तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन रहा हूँ। मैं एक दिन के लिए भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का मेंबर नहीं रहा। बट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और 3 पीस के दरमियान एक अलायंस है जिस पे हम इलेक्शन लड़ते हैं। मेरा पूरा आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि मेरा स्क्रूटनी जैसे लड़काना और कमर शुदात को से क्लियर हुआ, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला लाहौर से भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। मैं मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आपके सामने रखता आ रहा हूँ। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। इसका हम मज़म्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जो जब सदर ज़रदारी को गिरफ़्तार किया गया, जब फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ़्तार किया गया, तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ़्तारी करवाए थे, या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूँ कि हम ये नफ़रत की सियासत,
یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے، یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا، معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے، توبہ توبہ، ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے، لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. نوجوانوں کی بات کی تو کیا 2024 میں آپ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے؟ اور جس طرح سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ گھوڑوں سے سیاست کرتی ہے، باپ بیٹا بیوی بہنیں اس طرح سے، اور تیسرا یہ سوال ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے اعلان کیا 30 لاکھ گھر دینے کا، یہ عمران خان والا اعلان ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا؟ تو جہاں تک نوجوانوں کو، بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں، تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیسٹ لیول پہ دے. باقی تو obviously ہم کمبینیشنز بنائیں گے، کچھ نوجوان بھی ہوں گے، کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ، انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا. جہاں تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں، میں ملک کا وزیر خارجہ تھا. سیلاب آیا تھا، جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو. 20 لاکھ گھر کا منصوبہ، پلاننگ، فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا اور آن گراؤنڈ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فالو ہونا چاہیے تھا، جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرکٹ لیولز پہ چلے، میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں، پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے، وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، نارمل ہے. لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے، آئی وڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا، وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. تو بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے، یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے دیے ہیں. اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے، ان کے اپنا مکان بھی دیں گے، مالکانہ حقوق بھی دیں گے. بلاول صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے سینئر پارلیمنٹری ہیں، سینئر سائنسدان سے توفیق احمد شاہ نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ کے 4 جو اہم لوگ ہیں وہ اہم عہدوں پر اس وقت فائز ہیں اور وہ ہماری الیکشن مہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اگر اتنی بڑی بات ہے تو پھر آپ کون سا بادشاہ صاحب، کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پہنچا سکتا ہے؟ شاید شاہ صاحب کو الیکشن مہم کو نقصان پہنچائے. میں نہیں خیال کہ بات ہے، اور یہ آپ کیا الیکشن کمیشن سے اس بارے میں رجوع کریں گے اگر ایسی بات ہے؟ دیکھو، انٹرم گورنمنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا، جو رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پہنچائیں گے. وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں. مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہیں، جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کو فی الفور ان کو ہٹانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچیں نہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہوگا. پارٹی میں جو سب سے بڑا ڈیمانڈ پہلے دن سے ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ اسلام آباد میں بلا تاخیر ہو، اس کے بعد آپ نے لیول کافی سخت بیانات دیے. اب جو پارٹی کے مخالف بہت ساری بڑی جماعتیں اتحاد بنا رہی ہیں، اس ساری صورتحال میں نیوٹرل کے کردار کو آپ کس طرح؟ دیکھو، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو.
فوراً ہو اور اس کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں. ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز, مگر جو میرا کام تھا, چاہے وہ میرے سیلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو, چاہے وہ ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا, اس کے لیے ہم نے صوبہ سے وفاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے. ان تمام منصوبے کو وہ ٹلے ہوئے ہیں, نقصان تو عوام کا ہوا ہے. تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں, جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے. اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا, تو پھر اس سے پہلے بھی ایک اتحاد بنا. اس الیکشن میں اتحاد بنے گا, آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا. ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں ہے. چیئرمین صاحب, آپ نے جو 10 کا ایجنڈا پیش کیا وہ قابل تعریف ہے اور کیا ان تمام پروجیکٹ کو, ان پلانٹ کو اچیو کرنے کے لیے کسی اتحاد کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ دراصل کی جو پی ٹی آئی کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے, اور آج موقع صاحب نے یہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کیا ہے, اٹ از ناٹ اے کویسچن اباؤٹ اتحاد. ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑیں. جہاں تک سیاسی کارکن ہے, خاص طور پہ اس ماحول میں, اس دور میں, ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے, سخت اختلاف ہو سکتا ہے, مگر ہم سیاسی کارکنوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, چاہے وہ سکھر ہو, لاہور ہو یا ڈیائی خان ہو, تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرے. ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے جمہوریت کے لیے, معیشت کے لیے, دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے. ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعتی کارکن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں, انگیج بھی کر سکتے ہیں. یہ ریکنسیلیشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں, لیکن ان کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں, جو لڑتے ہیں, جو زمین پہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو بالکل اگر ناصر شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا. شیرا صاحب, یہ لاسٹ کوسچن ایجنڈا جو آپ نے دیا ہے وہ انڈیا میں جو آپ نے ایجنڈا دیا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو سکے, کیونکہ ایک طرف پی آئی اے, دوسری طرف ریلوے یا دوسرے ادارے ان کو تو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو کیا ہمارے پاس فزیکلی اتنے پیسے ہوں گے؟ تو تھینک یو, آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کے لیے موٹر ویز کا چکر نہیں ہے, ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا. اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفت علاج ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ ادھر خیرپور میں گمبٹ میں جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفت علاج ہوتا, تو کوئی ماننے والی بات تو نہیں تھا, لیکن ہم نے کر کے دکھایا. جیسے جب خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کی بات کی یا 2 کروڑ نوکریاں کی بات کی, تو انہوں نے آپ سے کوئی اس کا فائنانسنگ کا پلان یا اس کا میں کہاں سے ریسورسز لے کر آؤں گا وہ تو اس نے شیئر نہیں کی. اور یہی میڈیا چینلز نے کہا واہ واہ, خان صاحب تو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, اتنے کروڑ جابز دے رہے ہو. جب نہیں دے رہے تھے وہ پوچھ بھی نہیں رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. یہ تمام منصوبے کسی نہ کسی شکل میں ہم نے کچھ نہ کچھ کام ادھر سندھ میں شروع کیا ہے to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500 billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect
help them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I'm going to engage with carbon credits, with the Loss and Damage Fund and our own diplomatic efforts کہ یہ ایک joint mission ہے. کوئی ایک ملک موسمی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ ملک جس نے 1% سے کم ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس موسمی تبدیلی میں, اور سب سے زیادہ نقصان بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ چاہے وہ ہمارا اپنے وسائل ہو یا دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے, یہ تمام جو 10 پوائنٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ میرا کوشش ہوگا کہ ان پہ میں عمل درآمد کروں. اوکے, تھینک یو سو مچ ایوری بڈی, بہت شکریہ آپ کا.